आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेन टेस्ट जो 9 जैन और जो है फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट। कैसे जाएंगे, अप्रोच कैसे रहेगा। हम लोग को पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कैसे किया जाता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ पे सभी टर्म्स आपको पता होगा। लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, n is the principal quantum number of that orbit and the r is the radius of that orbit। n की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है ऑलरेडी, n is equal to 4 they have given। अब यहाँ पे क्या है केस कि आप r की वैल्यू रख दो। r का एक्सप्रेशन क्या जाएगा 2 पाई r is equal to 2 पाई r n, इसको मैं रखता हूँ r की वैल्यू n स्क्वायर बाई z into a naught where a naught is the Bohr's orbit। अब जो है रेडियस ऑफ Bohr's orbit, अब जो है कंसीडर करो आप n लैम्डा, n की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे, n गेट कैंसिल। अब जो है यहाँ पे हम लोग को मेंशन नहीं किया है कि विच एटम के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो जो है अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लोग हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक्सप्रेशन के लिए रखो n इक्वल टू 4 है ही, तो आपका फाइनली एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, लैम्डा इक्वल टू 8 पाई a नॉट। दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द फोर्थ बोर्स ऑर्बिट। तो जो है हम लोग का कौन सा इस केस में करेक्ट हो जाएगा, तो क्लियरली आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। थोड़ा सा इसको मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपको दिया हुआ है 4 मॉलिक्यूल्स इन्होंने दिया हुआ है और ये आर्टिफिशियल शुगर है चारों, और इससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। और इनका पार्टिकुलर जो टेस्ट होता है उस टेस्ट से रिलेटेड हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है कि पार्टिकुलर जो हम लोग का शुगर है उस टेस्ट को पॉजिटिव देगा या नहीं देगा, और उसके बेसिस पे हम लोग को कंसीडर करना है। अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इन्होंने कि ए एंड डी बोथ फॉर्म ब्लू वायलेट कलर विद द निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन टेस्ट आपको पता है कि ये अमीनो एसिड के लिए टेस्ट करते हैं। तो क्लियरली आप देखोगे तो गिवन स्ट्रक्चर में आपके पास में एलिटेम एक है स्ट्रक्चर जिसमें अमीनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो इस NH2 होना चाहिए और COH साथ में होना चाहिए। देन आप बात कर लो एस्पार्टेन मॉलिक्यूल में, उसमें भी आपको अमीनो एसिड जो है मिल जाएगा, ग्रुप जो अमीनो एसिड का ग्रुप है इस केस में भी है। तो यानी 2 पॉसिबिलिटीज है इस केस में आपका A एंड D होने का। A एस्पार्टेम हो सकता है, D आगे देखते हैं और की क्राइटेरिया क्या फुलफिल कर रहा है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के केस में बोला है कि लैसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ C गिव्स पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट एंड द नेगेटिव फेरिक साइनाइड टेस्ट। किस तरीके से होगा ये टेस्ट, तो आपको पता है कि AgNO3 के केस में क्या होता था कि अगर कंपाउंड के अंदर अगर प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, Cl माइनस प्रेजेंट हो तो व्हाइट 50 बनाएगा AgCl, ठीक है, ये फॉर्म करके आता था, व्हाइट का डिवाइड 50 बन के आता था। तो इन दैट केस अब देखो किस मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो सुक्रालोज मॉलिक्यूल है इसमें आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, यानी कि ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो और किसी में भी क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इस पॉइंट पे तो हम लोग जो है फिक्स कर सकते हैं द करेस्पॉन्डिंग जो बी मॉलिक्यूल है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि लैसाइन टेस्ट ऑफ द C गिव्स पॉजिटिव AgNO3, यानी कि हम लोग का जो C है यहां तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी अ सुक्रालोज मॉलिक्यूल। देन अदर की बात कर लेते हैं। ए एंड डी के बारे में भी आइडिया लग गया, बट हमको कंफर्मली करना है कि ए और डी में से कौन सा इसमें है। देन आते हैं थर्ड की टेस्ट के लिए। बोला है कि लैसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ बी एंड डी गिव्स पॉजिटिव सोडियम परसाइड टेस्ट। तो जो है बी और डी के केस में आप जो है सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट किसके लिए कराते थे, द कंपाउंड कंटेनिंग द सल्फर। तो देखोगे इन दैट केस दोनों में सल्फर है, एलिटेम में भी सल्फर है और सैक्रिन में भी सल्फर है। तो अब देखो पहले इंफॉर्मेशन में फर्स्ट में क्या दिया था कि आपके केस में अमीनो एसिड होना चाहिए, तो ए एंड डी में से अमीनो एसिड था। तो जो है क्या इससे डिस्कशन से क्या पार्टिकल क्या आता है कि डी तो हम लोग का एलिटियम होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों टेस्ट दे रहा है आपको, जो है निनहाइड्रीन टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है और साथ में जो हम लोग जो है नाइट्रोपरसाइड टेस्ट कराते हैं जो सल्फर के लिए वो भी टेस्ट दे रहा है, यानी डी तो हो गया आपका एलिटियम। अदर की बात कर लेते हैं, सैक्रिन भी टेस्ट देगा। सैक्रिन भी हम लोग का जो मॉलिक्यूल है ये जो हम बात कर ले इसमें करेस्पॉन्डिंग नाइट्रोपरसाइड टेस्ट का, ये भी टेस्ट इस केस में पॉजिटिव है, यानी बी क्या हो जाएगा हमारी इस केस में, ये हो जाएगा सैक्रिन मॉलिक्यूल। अब बात कर लेते हैं लास्ट जो हम लोग का, यहां से आइडिया लग सकता है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एस्पार्टेम मॉलिक्यूल। तो क्लियरली आप देख लो ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो जो है फर्स्ट में देखोगे ए एस्पार्टेम दिया हुआ है, बी एलिटेम दिया हुआ है, गलत है ये। देन सेकंड पे फोकस करो तो ए एस्पार्टेम, बी सैक्रिन, जो है सी आपका हो गया सुक्रालोज, सी आपका सुक्रालोज एंड डी हो गया एलिटेम, यानी कि इन दैट केस आपका सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको मेंशन किया गया है कि X जो कि एक कंपाउंड है, मेल्ट हैज द लो टेम्परेचर एंड अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड एज वेल एज द सॉलिड स्टेट। अब जो है इस केस में जो है सिंपल मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम ये भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका जिंक सल्फाइड और दूसरा दिया हुआ है इन्होंने मरकरी। नो डाउट ये जो है जिंक सल्फाइड या मरकरी की बात करें तो सॉलिड स्टेट में तो ये बैड कंडक्टर होंगे, लेकिन अगर इसकी बात किया जाए लिक्विड स्टेट में दे विल बी द गुड कंडक्टर, कंसिडरेबल होगा। देन आप थर्ड की बात कर लें इसमें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है, सिलिकॉन कार्बाइड की भी सेम प्रॉपर्टीज जो है शो करेगा, लेकिन जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4 इन दैट केस दोनों केस में आपका जो करस्पॉन्डिंग जो है एज अ बैड कंडक्टर की तरह वर्क करेगा, चाहे आप उसका लिक्विड फेज लो या सॉलिड फेज ले लो, दोनों के केस में ये जब बैड कंडक्टर होगा। यानी कि क्लियरली आप इस केस में थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको रिएक्शन क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन दिया हुआ है ए, आप देखो फोकस करो इसमें, तो 700 केल्विन पे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, मान लो आप प्रोडक्ट P में कंसीडर कर लेता हूं। दूसरा रिएक्शन क्या है? ए जो कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? प्रोडक्ट में, बट यहाँ पे टेम्परेचर लोअर हो गया। टेम्परेचर कितना हुआ है? ये 500 केल्विन, आप क्लियरली देख सकते हो, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब इन दैट केस क्या बोला है कि इट इज फाउंड दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाय 30 किलोजूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इफ द रेट रिमेन अनचेंज। जो रेट है वो रिमेन अनचेंज रह रहा है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलिस्ट रिएक्शन। तो मोस्टली आप देखोगे कि जो कैटलिस्ट का रोल होता है क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है मोस्ट केसेस में। तो आपका कुछ इस तरीके से आप इसमें देखोगे कि इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी होगा इन द केस फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में क्या हुआ है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गया। कितने किलो जूल से? तो ये 30 किलो जूल से लोअर हो गया। अब जो है एक्सप्रेशन के लिए जाओ, क्या एक्सप्रेशन होता है रेट कांस्टेंट के लिए? तो K इक्वल टू A जो कि हम लोग का ये कांस्टेंट हो जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो जाएगा, EA ये हो गया EA बाई RT। ठीक है, मैं टेम्परेचर T1 में इसको कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, अब जो है देखो दूसरा केस क्या है कि बोला गया है कि अगर मैं इसको K1 कंसीडर करूं, दूसरा K2, बोला क्या गया कि इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो रहा है, कितने से लोअर हो रहा है? तो EA इक्वल टू मतलब 30 किलो जूल कम हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गया 30 किलो जूल से। तो मैं क्या लिख सकता हूं सेकंड के केस के लिए? EA माइनस 30, और इसको मैं रख सकता हूं RT2। अब क्या इन्होंने रिलेशन क्या बोला है? बोला है कि K1 K2 दोनों इक्वल है, तो मैं क्या इसको जो है डायरेक्टली इक्वल में रख सकता हूं? बिल्कुल रखा जा सकता है। EA इक्वल टू RT1, जो कि हम लोग जो है टेम्परेचर में डायरेक्ट रख देता हूं, T1 इन्होंने मेंशन किया हुआ है कितना? 700 केल्विन, और इसको आप रख लो कितना? EA बाई EA माइनस 30 दैट इज इक्वल टू RT2 कितना दिया हुआ है इन्होंने? 500 केल्विन। तब ये R गेट कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा? फाइनली एक्सप्रेशन होगा 5EA इक्वल टू 7EA माइनस 210। अब जो है आप सॉल्व कर लो, इसमें क्या आएगा? EA इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105, यही होगा 105। क्लियर, सही है। लेकिन आपसे ध्यान में रखना, ये क्या बोला है कि इफ द रेट रिमेन अनचेंज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलिस्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए नहीं पूछा है, फर्स्ट रिएक्शन के लिए नहीं बोला है, सेकंड रिएक्शन के लिए बोला है। हम लोग ये किसके लिए निकाले? फर्स्ट रिएक्शन के लिए। तो सेकंड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? तो सेकंड रिएक्शन के लिए बोला गया कि 30 किलो जूल लेसर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? EA2 इक्वल टू दैट इक्वल टू 105 माइनस 30 कितना दे देगा आपको आंसर? दैट विल बी 75 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा, और क्लियरली आप देख सकते हो इस केस में कौन सा आंसर हो जाएगा? तो फोर्थ विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया है इफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाई ऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन। और ये क्वेश्चन बहुत बार इन्होंने पूछा हुआ है, डिफरेंट वे से पूछा हुआ है, लेकिन आप एक बार ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत मल्टीपल टाइम जेई एडवांस हो जाए या जेई मेंस नहीं इसको पूछा हुआ है। तो सिंपल अप्रोच जाएगा। 1.73 बोर मैग्नेटॉन का मीनिंग क्या हुआ? तो जो है अगर इन्होंने दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट इक्वल टू दैट इक्वल टू इन्होंने क्या कंसीडर, मैग्नेटिक मोमेंट क्या कंसीडर किया है? 1.73 बोर मैग्नेटॉन। इन दैट केस क्या होगा कि ये 1 क्या दिखाता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, अगर चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, n × n+2 इक्वल टू कितना? 1.73। ये किसका है? ये 3 का स्क्वायर रूट है, तो हो जाएगा n × n+2 इक्वल टू 3, 1, और इसको कंसीडर करोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अब मैं इसमें क्या बोलता हूँ, सजेस्ट मैं ये लोगों को करता हूँ कि आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में एंटर कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसको याद रखो। किस में जाता है, ये जाता है पाई स्टार 2px जो कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और पाई स्टार 2py। ध्यान रहे कि इन दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक उसमें क्या बोला गया है कि एक जो है हम लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जहां तक बात करें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब या तो आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, दोनों केस में क्या होगा कि आपका जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं कंसीडर करूं इसमें सबसे पहले O2 माइनस की बात कर लें, O2 माइनस के केस में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा पाई 2px, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, और दूसरा पाई 2py, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। तो यही तो प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना चाहिए, बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। जहां तक मैं बात करूं O2 प्लस में क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, ये बन जाएगा पाई स्टार 2px सिंगल इलेक्ट्रॉन, और पाई स्टार 2py सिंगल इलेक्ट्रॉन तो था वो रिमूव कर दिया गया। तो अब देखोगे कि इस केस में भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस केस में भी एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये पार्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा 1.73 आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इस केस में, क्लियरली आप जो है सेकेंड आंसर के लिए जा सकते हो इस केस में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो ये आपको जो है आयनिक इक्विलिब्रियम से प्रॉब्लम पूछा है, जो हम लोग जो है कंसीडर करते हैं प्रेसिपिटेशन में सॉल्ट के, उसमें इन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ है। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है क्या, PbCl2 जो डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म करेगा, Pb, ये सॉलिड फॉर्म में Pb2+, देख सकते हो आप क्लियरली, तो जो है aqueous 2Cl- ये फॉर्म करके आपको देगा। अब इन इस रिएक्शन का इन्होंने केस भी दिया हुआ है, पूछा केस भी क्या दिया है, 1.6 × 10⁻⁵, और बोला गया कि Q और Ksp में क्या रिलेशन होगा रिएक्शन कोएफिशिएंट में। तब रिएक्शन कोएफिशिएंट कंसीडर करेंगे क्या होगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Pb2+, निकाल सकते हैं आप कंसंट्रेशन। तो बोला क्या इन्होंने कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज करेक्ट, मिक्सचर ऑफ 300 ml, किसना लिया हुआ है 0.134 मोलर और 300 ml लिया गया, लेकिन फाइनली इसमें 100 ml NaCl भी ऐड किया गया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। अब ml कैंसिल हो जाएगा तो आपका कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा। तो जो है आप इसको रख लेना यहाँ पे, नियरली अगर आप इसको रखोगे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये राउंड जो है आपका नियरली अगर वैल्यू देखोगे तो 0.1 के आसपास में ये वैल्यू आपको देगा। तो ये आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 0.105 के आसपास में ये वैल्यू है नियरली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं Cl- के कंसंट्रेशन का। Cl- का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो Cl- के कंसंट्रेशन के लिए क्या दिया हुआ है, 100 ml 0.4 मोलर, तो 0.4 × 100 ml डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 400, ठीक है, ये कैंसिल हो गए, ठीक, ये केस हुआ। तो ये कितना आ गया आपका, ये अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो वंस अगेन ये जो है आपका 0.1 दे देगा यहाँ पे केस, ठीक है, ये केस हुआ 0.1। अब देख सकते हो इसको अगर मैं कंसीडर करूं कि जो है Q कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Pb2+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- का स्क्वायर। तो अगर आप रखते हो इसमें 0.105 इनटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नियरली ये देगा वैल्यू 10⁻⁻3। अब देख सकते हो कि Ksp वैल्यू क्या है, 10⁻⁵ के रेंज में है, और ये 10⁻³ है, यानी क्या होगा इस केस में रिलेशन क्या होगा, Q विल बी ग्रेटर देन Ksp। अब इसमें देख लो कौन सा आंसर करेक्ट है, आप क्लियरली देख सकते हो कि Q इज ग्रेटर देन Ksp, जो हम लोग का सेकेंड आंसर इज करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपको जो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस दिए हुए हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस। आप देखो तो इन दैट केस आपका फर्स्ट इन्होंने हाइड्रेशन कराया है एल्काइन पे, और सेकेंड स्टेज में इन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया, देन आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो ओवरऑल अच्छा रिएक्शन है, बट आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कंसीडर करेंगे। तो क्या रिएक्शन है मैं एक बार दिखा देता हूँ। CH3 आपने लिया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, और इसको आप ट्रीट कर रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसको आप ट्रीट कर रहे हैं HgSO4। आपको पता है ये जो है किस तरीके से वर्क करेगा, H2SO4 विथ हाइड्रेशन रिएक्शन है बेसिकली, H2SO4 H2। हाइड्रेशन में क्या होगा, तो इन दैट केस जो मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा, कैसे, तो H यहाँ पे जाएगा, OH यहाँ पे जाएगा, H यहाँ पे जाएगा, OH यहाँ पे जाएगा। फाइनली ये प्रोडक्ट आपको क्या देगा, तो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से बन के आएगा, CH3 अगर मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जाऊं C⋯O, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन के आएगा CH
CH, ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा CH3, ठीक है, ये आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये जो है हम लोग का हो गया X, इस पे क्या हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने ट्राई किया, CH2H5 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये सिंपल सा रिएक्शन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ये कार्बन आयन जनरेट करेगा, ये जाकर इस पे अटैक करेगा और फर्दर आप जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, CH3 और यहाँ पे हो जाएगा COH, ठीक है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो जाएगा C2H5, ठीक है, ये आपका बन गया। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या किया हुआ है, एक और रिएक्शन इसका रह गया है, जो कि बोला गया कि कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया गया है और हीट किया गया है। याद हो अभी हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए थे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 along with हीट ये डिहाइड्रेशन का वर्क करेगा, इसको प्रोटोनेट करके कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा और जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा नेक्स्ट स्टेज में यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा और एल्कीन जो फॉर्म करेगा एज पर सेजफ रूल। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखेगा, ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है, अगर आप कंसीडर कर लो CH3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक इथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो नो डाउट अगर इसमें आप ऑप्शन देखना चाहो कौन सा ऑप्शन इस केस में करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली आप देख सकते हो कि जो सेकेंड आंसर है दैट इज करेक्ट इन दिस केस। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इन्होंने बोला है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राइवैलेंट सेरियम। तो जो है सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो है इसमें एटॉमिक जो नंबर है वो मेंशन किया हुआ है, और जब एटॉमिक नंबर मेंशन किया हुआ है तो हमारे लिए आसान प्रॉब्लम हो जाता है। जिनॉन का इन्होंने मेंशन किया है 54, जिनॉन का 54 हो गया है, और इन्होंने मेंशन किया है सेरियम का 58, ठीक है, और यूरोपियम का कितना ये मेंशन किया गया, यूरोपियम का 63। अब आप ये ध्यान रखना क्या दिया हुआ है कि बाइवैलेंट यूरोपियम मींस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया जाएगा तब ये बाइवैलेंट हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें, टोटल 61। अब बात कर लें इसमें सेरियम की बात कर लें, तो अगर इस सेरियम बोला है कि ट्राइवैलेंट, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 55। तो आप क्लियरली आप देख सकते हो कि जो जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन है उससे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जिनॉन जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो पहले मैं लिख देता हूं, इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम का मैं लिख देता हूं। यूरोपियम का क्या हो जाएगा, यूरोपियम बेसिकली हम लोग का बोला है 2+, यूरोपियम 2+ का क्या हो जाएगा, तो जिनॉन जो है कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इससे, ऑलमोस्ट कंसीडर करो तो जो है 61 और 54 में देखोगे डिफरेंस 7 आ रहा है, तो क्लियरली आप जा सकते हो 4F7 यानी कि ये केस है। जहां तक बात करें सेरियम की, तो सेरियम 3+ में और कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जिनॉन आपका 4F1 हो जाएगा। सिंपल सा ही आसान प्रॉब्लम है आपके लिए। तो देख सकते हो कि कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 34 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है इन्होंने, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और पूछा है हैज n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एंड CFSE ऑफ द दे हैव गिवन फेरस फेरिक साइनाइड। अब पता करते हैं फेरस है या फेरिक है, या जब n की वैल्यू पता हो जाएगी उसके बेसिस पे किया जा सकता है। तो पहले हम लोग पता करते हैं कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो गिवन कंपाउंड है उसके कितने पॉसिबल है। इसका या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो या डायरेक्ट ड्रॉ भी किया जा सकता है। जैसे इस केस में अगर मैं कंसीडर करूं पैलेडियम के साथ में, तो यहाँ पे फ्लोरीन के साथ में क्लोरीन को सिस कॉन्फ़िगरेशन में रख सकते हो कुछ इस तरीके से, ब्रोमीन आयोडीन, एक ये फॉर्म आ जाएगा आपका। नो डाउट ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है और ये स्क्वायर प्लेनार फॉर्म में रहेगा। तो अदर की बात कर लेते हैं, इसमें पैलेडियम और इस केस में आयोडीन को मैं साथ रख देता हूँ, फ्लोरीन आयोडीन, और यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन, एक ये रखा जा सकता है। मतलब एक तरीके से आपका ये ट्रांस में आ गया, आयोडीन फ्लोरीन आयोडीन ट्रांस में आ गया, फ्लोरीन फ्लोरीन ट्रांस में आ गया। और एक और क्या पॉसिबिलिटीज है आपका इस केस में कि पैलेडियम फ्लोरीन के साथ में आपका जो एक बच गया है जो ब्रोमीन है, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, यानी आप इसको चाहे यहाँ पे क्लोरीन रख दो या यहाँ पे आयोडीन रख दो। तो देयर इज 3 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द गिवन कंपाउंड, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 3 हो जाएगा। अब जो है अब इसका यूज करना है किसमें, आपको यूज करना है इसके जगह पे CN6, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे n-6 दिया था, n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो 3-6 यानी कि ये हो जाएगा 3-, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो कि फिर आयरन का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, Fe3+, ठीक है, ये केस होता है। अब आपको पता है कि जो है आयरन कहाँ पे लाइज करता है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, यानी कि 3d6
3d6 4s2। ये तो कॉन्फ़िगरेशन किसका हुआ? ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ आयरन का। अब मुझे निकालना है आयरन 3+ का या फिर 3+ का। आयरन 3+ का क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर जाएंगे, 0 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 3d5। ये आपका Cn पता है, Cn- क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है। तो इन दैट केस दैट पेयरिंग विल बी प्रीफर rather splitting या pairing will be prefer over the splitting। अब केस देखो आप, मैं अगर इसमें ड्रॉ करूं क्या हो जाएगा, 1 2 3 T2G और इधर हो जाएगा Eg। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। अब इसके बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला पूछा है तब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो आप लोग को पता है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो अगर मैं कंसीडर करना चाहूँ इसमें n × n+2, n की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि √3 बोर मैग्नेट्रॉन, यानी कि 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन विल बी स्पिन ओनली मैग्नेटिक। ये हो गया। तो अब देखो इस केस में सेकंड आंसर ही करेक्ट है, बट एक और चीज इन्होंने पूछा है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी CFSE, वो वैल्यू कितनी आएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं क्या कंसीडर करूंगा, -2/5 डेल्टा नॉट, -2/5 डेल्टा नॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इन दैट केस 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा इस केस में -2/5 इंटू डेल्टा नॉट इंटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 5 गेट कैंसिल। CFSE आपका कितना आ जाएगा, CFSE इज इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू -2 डेल्टा नॉट, ये आपका हो जाएगा। तो आप देख लो कौन सा आंसर करेक्ट है, बिल्कुल आप लोग का सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस। में आपसे पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन। अब जो है अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ये A स्ट्रक्चर, ये B एंड C स्ट्रक्चर, ये जो है देखोगे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आपस में दोनों तीनों स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं। तो इसके लिए हम लोग वे फॉलो कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब क्या केस होता है कि जो करेस्पॉन्डिंग इसमें से एल्काडाइंस आप लो, जो भी लीस्ट स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। तो उसके बेसिस पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, पहले मैं स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे फोकस करो तो ये तो रहा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। यहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे बात करो तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिस, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा सिस। तो यानी कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जाएगा, क्या सबसे ज्यादा स्टेबल जब ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, बिकॉज रिपल्सन विल बी मिनिमम इन दैट केस। देन अगर बात किया जाए इसमें ट्रांस और सिस का कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें सिस का कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा स्टेबल A, देन B, देन C। लेकिन ध्यान रहे इस केस में आपसे पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये तो रहा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस केस में, लेकिन हमसे पूछा हुआ है हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा सिंपली जस्ट अपोजिट ऑफ दिस वन, तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन E। अगर आप देखो तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली आपका जो है इस केस में सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, अच्छा प्रॉब्लम है, और इन्होंने जो है ओजोनोलिसिस हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, हाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये सभी रिएक्शन को इन्होंने कंसीडर किया हुआ है। तो रेट्रो में जाएंगे, इन्होंने क्या बोला है कि प्रोडक्ट दे हैव गिवन, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द रिएक्टेंट ए, उसके बारे में आइडिया लगाना है और देखते हैं इस केस में। तो पहला इन्होंने ओजोनोलिसिस, यहाँ पे अगर रेट्रो में जाए तो क्या किया है इन्होंने, ओजोनोलिसिस कराया होगा। तो बी के बारे में पहुंचा जा सकता है, बी कैसे होगा, तो यहाँ से आप ऑक्सीजन रिमूव कर दो और इस वाले से ऑक्सीजन रिमूव कर दो, इन दोनों को बॉन्ड को ज्वाइन कर दो, तो आपका जो बी है वो आइडिया लगा सकते हो कि बी क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा केस है कि अगर आप इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से बन के आएगा, कुछ इस तरीके से केस रहा होगा, जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन के आएगा। जैसे मैं इसको 1 2 3 4 5 इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो 5 मेंबर रिंग आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देख लो आप इस केस में कि ये रहा आपका 5 1 2 3, ये 4th पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। इसके पहले इन्होंने क्या कंसीडर किया हुआ है, तो इन्होंने कॉम के H2SO4 का यूज किया गया था। कैसे यूज किया गया होगा, तो ये यूज किया गया होगा कि जो है डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए यूज किया गया होगा। तो यानी कि अगर मैं इससे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहूँ तो क्या हो सकता है इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका, क्योंकि बेंजीन रिंग पे रिएक्शन कराया गया है। बेंजीन रिंग पे रिएक्शन तभी हुआ होगा जब आप इस पे एक एल्कोहल प्रोवाइड किए होगे, तो यहाँ पे हम लोग को एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देना पड़ेगा। ये रहा हम लोग का ये केस, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसको लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किए हुए, तब जाके ये रिएक्शन में आपका बना हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में आप जो है देख लो,
यहाँ पे केस, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप रहेगा, सॉरी यहाँ पे एक मिथाइल, 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप। अब आप देखो इसमें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कहाँ पे किया गया होगा, टू कन्वर्ट अ कार्बोनिल ग्रुप टू कीटोन अल्कोहल ग्रुप। तो यानी कि अब ए पे डायरेक्ट आइडिया लगाया गया होगा बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन, कैसे जो है ए प्रोडक्ट क्या बन, ए हम लोग का क्या हो रहा होगा। तो इस केस में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहा होगा, ए जो है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपका, क्योंकि ये जो इथाइल होगा CH3 ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया होगा, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, एक मिथाइल प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका H हो जाएगा। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये इज आवर दिस प्रोडक्ट। अब जो है एक बार आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि दिस ओवरऑल रिएक्शन इज करेक्ट। ये हम लोग का एल्डिहाइड था जिसमें हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे रिएक्ट किया होगा CH3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे ये अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। देन कॉन्क H2SO4 अलोंग विद हीट आपने यूज किया है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो ऑन द बेंजीन रिंग, ये कराया गया होगा थ्रू द डिहाइड्रेशन। और फिर आपका जो है उसके बाद जिस डबल बॉन्ड के अलोंग आपका ओजोनोलिसिस हुआ है, तो इस जो है जो फाइनली प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से बन के आया है। तो क्लियरली ए इज और दिस वन स्ट्रक्चर। तो किसमें पूछा गया आप देखो, तो फर्स्ट में तो ये करेक्ट नहीं होगा, देन सेकंड का आप देखो, सेकंड भी करेक्ट नहीं है। थर्ड के केस में आप देख सकते हो कि 2 मिथाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्लियरली थर्ड आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 37 वंस अगेन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और इस पेपर का ये दूसरा प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो आप देख सकते हो क्या बोला है कि द कॉम्प्लेक्स एक्स ऑफ कंपोजिशन, जो कि मेंशन क्या किया है इन्होंने, क्रोमियम H2O 6 इन्होंने मेंशन किया हुआ है, NCl, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को पता करना है। हैज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83। ये आसान है, इसमें आप देखते ही बता सकते हो कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ये जो इंटीजर है उसको कंसीडर करो, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। ये तो आइडिया लग जा रहा है। अब बात करते हैं, तो देखते हैं कि क्या पॉसिबल इसमें स्ट्रक्चर जा सकता है। तो नो डाउट अगर +3 है तो यहाँ पे क्लोरीन को क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, CrH2O 6 NCl3। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा ये हम लोग को आइडिया लगाना है। तो नो डाउट कि जब जो है ये तो ये दिखा रहा है कि AgNO3 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो यानी कि एक क्लोरीन एटम तो बाहर रहेगा नो डाउट। उसके अलावा सेकेंड क्राइटेरिया क्या बोला है कि इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज, यानी कि 2 क्लोरीन को अंदर रहना पड़ेगा तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज दिखा सकता है। और हम लोग को पता है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, क्रोमियम H2O4 रख सकता हूं मैं अंदर में, 2 क्लोरीन अंदर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो कर सकता है। एक क्लोरीन को मैं बाहर रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है कि AgNO3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। तो क्लियरली जो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये हो जाएगा फॉर द गिवन केस में। अब जो है इसका नेमिंग पूछा है, इफेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड X क्या हो जाएगा, तो टेट्रा एक्वा होगा। देख लो आप एक ऑप्शन देखते जाओ, तो पहला दिया हुआ ऑप्शन हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड गलत है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन देखो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, फिर इन्होंने मेंशन किया है क्रोमियम 3 है क्लोराइड, बिल्कुल द सेकेंड आंसर इज करेक्ट इन दिस केस। तो क्वेश्चन नंबर 38 द कंपाउंड दैट कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कॉन्सेप्ट आप ये यूज करने हैं कि अगर कोई कंपाउंड जिसमें कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब तो वो दोनों की तरह वर्क कर सकता है, इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इन दैट केस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इन दैट केस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो 1 बाय 1 एग्जांपल आप लेते जाओ। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है H2O2, देखो आप इसमें H2O2 मेंशन किया हुआ है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में क्या होगा, क्लियरली आपका -1 होगा। तो ऑक्सीजन का तो -2 एग्जिस्ट कर सकता है और जो है प्लस में भी आ सकता है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये तो बोला गया कि कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, बट क्लियरली आप देख सकते हो कि दोनों केस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दिया हुआ है H3PO4, ठीक है, H3PO4 क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें फास्फोरस का +5, और क्लियरली देख सकते हो कि फास्फोरस का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये +5 होगा। नो डाउट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बट अगर आप चाह रहे हो कि जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे तो वो डिफिकल्ट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं काम कर सकता है। देन आप बात कर लेते हैं, ये तो यानी कि तो सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। अदर ऑप्शन भी चेक करते चलते हैं। HNO2 की बात कर लेते हैं।
देख सकते हो इस केस में बिल्कुल ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल सकते हो, +3 आएगा यहाँ पे। तो अगर +3 आता है तो जो है माइनस में भी जा सकता है, -3 तक जा सकता है, और इवन +5 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। यानी कि इन दैट केस ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज द रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट H3SO3 देख लो, इसमें भी कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। इसका H2SO4 भी हम लोग देखते हैं, H2SO3 सॉरी। तो इन दैट केस भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो तो आप देख सकते हो कि +5 आएगा, +5 मींस +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का, वो दिखाया जा सकता है। यानी कि इन दैट केस ये भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हम लोग का एक ही करेक्ट आंसर जाता है इस केस में, जो कि है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39 इजी प्रॉब्लम फ्रॉम द जो है प्रॉपर्टीज से पूछा गया इन्होंने। द एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली आप देखोगे तो कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है आइडिया लगाया जा सकता है। तो किस तरीके से है, तो एसिडिक में आपको पता है कि N2O3 जो कि एसिडिक नेचर शो करेगा। जहां तक बात करें Li2O ये आपका बेसिक इन द नेचर होगा, और Al2O3 वेल नोन एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि जो है एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो जो है आप इसमें देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपको जो है जीओसी से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और क्या पूछा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट। कार्बोनाइन दिया हुआ है और उसके बेसिस पे इन्होंने बेसिक स्ट्रेंथ पूछा हुआ है। तो आइडिया इसमें लगाना सिंपल सा केस क्या है कि अगर बेसिसिटी का आइडिया लगाना चाह रहे हो बेसिक स्ट्रेंथ का, तो ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। क्यों होगा कि अगर मान लो कि अगर लेस स्टेबल होगा कार्बोनाइन, जितना ज्यादा लेस स्टेबल उतना ही उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। अब 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं। ये रहा हम लोग का 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे लेस्ट स्टेबल आई थिंक होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ भी इसी को दिखाना चाहिए। बट अदर भी देखते चलते हैं, कंसीडर करते हैं। दिस इज जो है एलाइलिक एंड स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ दिस डबल बॉन्ड, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिलेगा। थर्ड केस देख लो आप, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, हाईली स्टेबलाइज किया जाएगा ये भी। देन आप बात कर लो यहाँ पे CH3 की बात कर ले, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है लेकिन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे Cn की बात कर ले तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अलॉन्ग विद ये sp हाइब्रिडाइज भी है। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो इन दैट केस इसको जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो हम लोग को पता है कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। तो सबसे जो बेसिक लिस्ट बेसिक होगा आपका ये हो जाएगा। देन उसके बाद ऑर्डर क्या जाएगा, तो जो है आपका इस केस में थर्ड आ जाएगा, नो डाउट थर्ड। देन थर्ड को क्या फॉलो करेगा, थर्ड के बाद जो है जाएगा इस केस में सेकेंड, देन सेकेंड के बाद जो है फोर्थ आ जाएगा, और फोर्थ के बाद आपका फर्स्ट विल बी आंसर। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। अब इसमें आप आंसर देख लो, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड और फिफ्थ कौन सा आंसर करेक्ट है, तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हो। द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट इन दिस। आप देखो तो ये आपको थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम दिया हुआ है, आसान प्रॉब्लम है। जस्ट एक आप इसको रिप्रेजेंट करते जाओ इन द रिएक्शन के फॉर्म में। बोला गया है कि इफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड इज x किलोजूल पर मोल, यानी कि ब्रोमीन लिक्विड से एटमाइज हो रहा है किसमें, तो ब्रोमीन गैस में जब ये कन्वर्ट हो रहा है 2Br गैस, तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि x किलोजूल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए होगा, ठीक है, x किलोजूल पर मोल एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ है, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन इज y किलोजूल पर मोल। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, देखो कैसे कंसीडर किया जाता है, गैसियस फॉर्म में पहले इसको ले जाना पड़ेगा, यानी कि ब्रोमीन लिक्विड से ब्रोमीन गैस में जाएगा। ये कुछ अमाउंट है, हम लोग को पता नहीं है, सब अमाउंट होगा। यहां से जब आप इसको कंसीडर करोगे ब्रोमीन गैस फॉर्म में जब जाएगा, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि दैट इज द बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि गैसियस से गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y किलोजूल पर मोल, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अब मैं जो है हेस लॉ का यूज करूं। हेस लॉ क्या बोलता है कि आप किसी भी पाथवेज को फॉलो करो, द नेट जो चेंज इन द एंथैल्पी होगा वो किसी भी पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, जस्ट मैं टेक अमाउंट ले लेता हूं, ए अमाउंट कंसीडर कर लेता हूं, तो क्या होगा, एज पर हेस लॉ x इक्वल टू a प्लस y, ठीक है। अब मैं इसमें जो है अगर देखा जाए कि ये x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और इवन a भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया, डेल H वेपोराइजेशन, ये कंसीडर किया जाएगा। तो आप देखो कि ये सभी पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्लियरली देख सकते हो कि जो x का अमाउंट होगा वो तो y से ज्यादा होगा। तो अगर x ग्रेटर देन y, तो कौन सा आंसर करेक्ट है, तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं।
तो जो है सेट ऑफ रिएक्शंस इन्होंने ऑर्गेनिक रिएक्शन दे रखे हैं, एनिलीन के जो रिएक्शंस हैं उससे रिएक्शन जो है इसको हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस रखे होंगे, अगर आपको याद होगा। तो क्या है इसमें हम लोगों ने लिया हुआ है मेटा ब्रोमो एनिलीन NH2, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप है। अब इसको किसके साथ ट्रीट किया हुआ है इन्होंने, इसको NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इसको ट्रीट किया हुआ है। HCl का टेम्परेचर इन्होंने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिया है। ये वेल नोन रिएक्शन है, हम लोग लैब में भी इसको कराते हैं, दैट इज डायोटाइजेशन रिएक्शन। क्या होगा इस केस में, तो ये NH2 ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम सॉल्ट ग्रुप में, यानी कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। और ये आपको याद होगा कि हम लोग मैक्सिमम रिएक्शन इसी के थ्रू कराते थे जब हम लोग को एनिलीन को कन्वर्ट करना रहता था सम अदर फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन हम लोग बेस्ट रिएक्शन मानते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको ट्रीट किया हुआ है Cu2Br2। अब ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन है। होगा क्या इसमें सैंडमेयर इस केस में कि जो करस्पॉन्डिंग ये वाला जो ग्रुप है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा ब्रोमीन से। यहाँ पे ब्रोमीन रहा, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ब्रोमीन से, यानी कि मेटा डाइब्रोमो ये एनिलीन डाइब्रोमो बेंजीन फॉर्म करके आएगा। तो आप केस देख सकते हो। इसके बाद इन्होंने क्या कराया है, नाइट्रेशन कराया है HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या होगा, नाइट्रेशन अगर होगा किस पोजीशन पे होगा, यहाँ पे तो ये प्रिफरेबली नहीं करेगा बिकॉज ये पोजीशन हिस्टेरिकली क्राउडेड होगा स्लाइडली। ये पोजीशन हम लोग करा सकते बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में अर्थो है और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है। तो बेसिकली जो नाइट्रेशन अगर होगा हम लोग का इस केस में नाइट्रेशन अगर होगा ब्रोमीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा और आपका नाइट्रेशन इस पोजीशन पे अकर हो जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो इस केस में प्रोडक्ट क्या बन के आया हुआ है, तो जो है प्रोडक्ट आपका थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 आपको पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज हैं उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बोला है कि बोरान हैज ए स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसके बारे में बताना है कि ऐसा रीजन इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फोर्थ इन्होंने दिया हुआ है फोर्थ रीजन, और फोर्थ रीजन में से बोला है कि विच रीजन विल बी करेक्ट इन दैट केस। तो फर्स्ट बोला है कि इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन्स देन 2s इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप बोरान का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या होगा, 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा, यहाँ से p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बेरिलियम का क्या होगा, 1s2 2s2, नो डाउट। इस पे अगर हम लोग बात करें कि जो है करस्पॉन्डिंग जेड इफेक्टिव की बात करें तो इन दैट केस ज्यादा होगा, यहाँ पे जो है इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। तो इन दैट सिनारियो p इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया जा सकता है कंपेयर टू s इलेक्ट्रॉन। देन अब सेकंड, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड की बात कर लेते हैं। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान इज मोर शिल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन देन 2s ऑर्बिटल, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप देखो तो जो 2p इलेक्ट्रॉन है ये सील्ड किसके थ्रू किया जाएगा, जो 2s में इलेक्ट्रॉन है ये इसको सील्डिंग करेंगे, और जब सील्ड करेंगे तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजीली होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से अगर सील्ड किया जा रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स विल डिक्रीज स्लाइटली। इफ अट्रैक्शन फोर्स इज गोइंग टू डिक्रीज ऑब्वियसली वी कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, यानी कि सेकंड आंसर इज आल्सो करेक्ट। थर्ड की बात करते हैं, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन द 2p इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल दिस इज आल्सो करेक्ट कि इसका पेनिट्रेशन पावर मींस न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन होगा 2s इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा कंपेयर टू p इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ की बात करें, द एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरान इज मोर देन बेरिलियम, ये गलत है बिकॉज अगर हम लोग मूव करें जो है पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड तो क्या होता है, साइज क्या होता है इसमें डिक्रीज होता है, तो साइज डिक्रीज होगा, यानी कि बोरान का जो साइज होगा लेसर होगा बेरिलियम से, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट, कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, क्लियरली आप देख सकते हो कि थर्ड जो हम लोग का ऑप्शन है इसमें इसको कंसीडर किया जा सकता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, वेल नोन जो है मेटलर्जी का प्रॉब्लम है और ये लिंगम डायग्राम इन्होंने बना रखा है और उसके बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। होता क्या है कि जब आप कर्व को अप्रोच देखोगे, कर्व जो केस होता है कि जो अगर हाइयर लेवल पे कर्व है, यानी हाइयर जिसका स्लोप है, इन दैट केस वो बेटर जो है कंसीडर किया जा सकता है कि ऑक्सीडाइजेशन अगर होगा उसका A+O2 आप देख सकते हो कर्व के ऊपर है, तो यानी कि इसका गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा है, राइट। और बेसिकली BO2 की बात कर लो तो गिब्स फ्री एनर्जी कम है, यानी ज्यादा निगेटिव, यानी ये ज्यादा फिजिबल है रिएक्शन। अब क्लियरली आप देखो कि बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कर्व A रिड्यूसेस BO2 व्हेन द टेम्परेचर इज, तो अगर देखो कि कहां पे ये कर्व दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्लियरली आप देख सकते हो 1400 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं। तो जो है अब इससे लोअर जब टेम्परेचर होगा तो इन दैट केस क्या होगा कि B रिड्यूस करेगा किसको, तो वो रिड्यूस करेगा A, लेकिन अपोजिट वे से पूछा गया है कि व्हेन
A can reduce the BO2. A can reduce BO2 कब होगा? If the temperature is greater than 1400 डिग्री सेल्सियस। तभी कर्व वो देख सकते हो कि कर्व ऊपर जा रहा है एट 1400 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्लियरली ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होना चाहिए। तो इस केस में आपका आंसर क्या करेक्ट कौन सा हो जाएगा? द फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस। 45 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हाईएस्ट यील्ड ऑन द रिएक्शन विद फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब इस केस में देखो तो पहला इन्होंने क्लोरोबेंजीन मेंशन किया हुआ है। क्लोरोबेंजीन के केस में नो डाउट ये माइनस आई इफेक्ट काम करेगा एज वेल एज द प्लस एम इफेक्ट काम करेगा। दोनों वीकर होंगे बट दोनों में इसमें वर्क करेगा। अब आगे की बात करते हैं NH2 एनिलीन की। तो आपको नो डाउट अगर याद हो एनिलीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एम ग्रुप है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग जो है लेविस एसिड जो कि AlCl3 होता है वो हम लोग यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। और इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म कर लेगा एडक्ट। कुछ इस तरीके से होगा, इसका एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे ही एडक्ट फॉर्म करेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। इसकी वजह से हम लोग का जो ये रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बेंजीन रिंग की कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड का केस जो हम लोग का अमाइड दिया हुआ है बेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड के केस में क्या है कि वंस अगेन ये CONH2 हम लोगों ने लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप है। अगर स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप है तो इन दैट केस क्या होगा कि ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिक्रीज करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये ससेप्टेबल नहीं होगा उतना। देन बात कर लेते हैं फिनॉल में। तो जो फिनॉमिना हम लोग देखते हैं जनरली मेंशन करते हैं एनिलीन के केस में, वही ऑब्जर्वेशन हम लोग का फिनॉल के केस में होता है कि फिनॉल के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हम लोग लेविस एसिड यूज कर रहे हैं दैट इज AlCl3 और जो है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फिनॉल के जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे उससे और इसको क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बना देगा। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं जब एनिलीन हम मेंशन किया गया होगा कि एनिलीन और फिनॉल के केस में जो हम लोग का यील्ड आएगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बहुत पुअर आएगा। तो जो है अब ऑप्शन क्या बचता है? अब इस तीनों के केस में आप देखो तो तीनों ग्रुप एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की तरह काम कर रहे हैं। बस यहाँ भी केस क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है जो कि पुअर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होगा। तो जो जहां तक बात करें यील्ड की बात करें सबसे हाईएस्ट क्या होगा इस केस में? क्लियरली आप जो है इस केस को कंसीडर कर सकते हो क्लोरोबेंजीन विल गिव द हाईएस्ट यील्ड। यानी कि जो है 45 के केस में आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्लियरली आपका फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 जो है आपको सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा क्या है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू द 600 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट टू द -0.2। यानी ये आप इसमें सिंपल सा एक्सप्रेशन जाएगा डेल TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैट। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जाएगा वाई देयर इज वन टॉप फैक्टर। तो जो है आप एक केसेस कंसीडर करें तो आई क्या है इस केस में? NaCl के लिए अगर वन टॉप फैक्टर की बात करें तो NaCl तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब जो है सब वैल्यू को रखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने जो है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है -0.2 मींस 0.2 इज द डेल TF। अब बात कर लेते हैं आई की वैल्यू हो गई 2। KF क्या मेंशन किया हुआ है इन्होंने 2 केल्विन पर kg पर मोल, ये 2 मेंशन किया गया है। मोलैरिटी अगर हम लोग कंसीडर करें तो नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान रहे मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मैं वेट ही कंसीडर कर लेता हूं, जस्ट एज्यूम कर लेता हूं कि x ग्राम हम लोगों ने लिया था क्या NaCl का। तो अगर आप x ग्राम लेते हो तो सिंपली क्या रख सकते हो x बाई, ठीक है, x बाई 58.8 ये इसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा बिकॉज NaCl का अगर मोलर मास लोगे तो 58.85 होगा। अब इन दैट केस क्या कंसीडर कर लो मोलैरिटी हो गया पर 100 हम लोगों ने 600 ग्राम यानी कि 600 ml पर 1000 ml के लिए कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर x के लिए सॉल्व करो कितना ये ग्राम आ जाएगा, क्लियरली आप देख सकते हो 1.76 ग्राम। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है द मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द सैंपल व्हिच हैड डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंटेज ऑफ 63%। अब देखो आप जो है इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन जा सकते हो। कैलकुलेशन के लिए क्या है कि जस्ट एज्यूम किया 63% दिया हुआ है तो आउट ऑफ 100 ग्राम क्या होगा कि 63 ग्राम जो है आपका HNO3 होगा। अब मैं इसको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूँ HNO3 का, क्या करना होगा, इसको मुझे 63 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो रहा इसका ये। अब देखो आप क्या है कि इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 100 ग्राम पर ml दिया हुआ है।
100 ग्राम दिया हुआ है, सॉरी हम लोगों ने कंसीडर किया। अब इसको अगर मैं वॉल्यूम में कंसीडर करना चाहूँ तो डेंसिटी इन्होंने दिया हुआ है, तो डेंसिटी के लिए क्या करना है, आप जो है मास बाई वॉल्यूम रखते ही हो, तो मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, तो मास बाई डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्लियरली आप क्या करो 100 डिवाइड बाई 1.4 यानी कि ये हो जाएगा 1.4। अब हम लोग ये नंबर ऑफ मोल्स कितने में, इतने वॉल्यूम के लिए निकाले 100 बाई 1.4। हम लोग के लिए मोलरिटी अगर कैलकुलेट करना है तो किसके लिए कैलकुलेट करना होगा, 1 लीटर के लिए। तो क्लियरली आप क्या करोगे 1000 ml से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर हो जाएगा, ये 63 कैंसिल, ये यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियरली आपका 14 आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे भी अप्रोच रख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो कि 100 ग्राम सोल्यूशन ले लो और 100 ग्राम में कितना है, 100 ग्राम सोल्यूशन में 63 ग्राम HNO3, यानी कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ HNO3। ठीक है, 1 मोल ऑफ HNO3 कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सोल्यूशन में। अब वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.4। ठीक है, तो ये तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट है, 100 डिवाइड बाई 1.4 में प्रेजेंट है। हम लोग को कितने के लिए निकालना है, 1000 के लिए निकालना है, तो क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, 14 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है, द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग 10⁻³ मोलर MgSO4 एक्सप्रेस विद द कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इन ppm। तो केस क्या है, आप जो है देखो इसमें 10⁻⁻, मैं लिख सकता हूं इसको 10⁻³ मोल of MgSO4 is present in 1 liter, ये होगा प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब जो है हम लोग का बेसिस क्या होगा कि ये तो 1000 ml में प्रेजेंट है, हम लोग को क्या चाहिए, ppm में चाहिए, तो हम लोग का बेसिस क्या होगा कैलकुलेशन के लिए होगा क्या, 10⁻6 ml, यानी कि 1000 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा, 1000 लीटर कंटेंट। ठीक है, 1000 लीटर कंटेंट कितना, तो 10⁻³ इंटू 10⁻3, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ MgSO4, 1 मोल ऑफ MgSO4। अगर आपको पता है कि अगर हम लोग हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में करते हैं, ऑल्दो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं रहता है, बट हम लोग का बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, तो जो है क्या किया जा सकता है, 1 मोल ऑफ, ये आप देखना एक बार कॉन्सेप्ट, MgSO4 मैं कंसीडर कर सकता हूं इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये लिया जा सकता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके इक्विवेलेंट होगा, 100 ग्राम, बिकॉज इसका मोलर मास अगर कैलकुलेट करो 100 ग्राम होगा, यानी कि अब देखो जो हम लोग का पूछा गया है ppm में बेसिकली चाहिए कि ppm में कितना होगा, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 100 ppm, इसका जो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ water that is equal to how much, that is going to be 100 pp. This is going to be our correct answer. तो क्वेश्चन नंबर 49 फिर से केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से प्रॉब्लम है, तो और ये खासकर स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। तो बोला गया है कि द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द स्टामिन इज, तो जो है अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और इसमें देख सकते हो उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन स्ट्रक्चर का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा H9N3, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा फॉर द गिवन कंपाउंड जो हम लोग ने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है स्टामिन का, यानी आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाला जा सकता है, अगर आप कंसीडर करो तो इन दैट केस नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 14 एक का होगा 3 है तो 14 हो जाएगा। टोटल मोलर मास कितना होगा, तो जो है इसको मैं 12 × 5 60 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 102 प्लस 9 यानी कि 111 हो जाएगा, और यही पूछा हुआ है परसेंटेज, तो जो है कितना वैल्यू आ जाएगा, इन दैट केस ये आ जाएगा आपका 37.8, यानी कि 37.8 इज द करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 50 आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोला गया कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, इसका मोलर मास भी 108 ग्राम होता है, इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड फ्रॉम द AgNO3 सॉल्यूशन बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ यू आर पासिंग। तो जो है कैसे कंसीडर किया जाए, जैसे अगर मैं लेता हूं इसमें AgNO3 क्या होगा, इसमें सेल रिएक्शन लिखा जाए, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Ag में, जिसका प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। अब बोला गया कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, यानी कि 108 ग्राम किसके इक्विवेलेंट है, 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल इसका प्रेसिपिटेट हो रहा है Ag का, तो मुझे क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी पास कराना,
यानी कि 1 फैराडे इसमें करंट पास कराएंगे तब जाके ये करस्पॉन्डिंग डिपोजिशन अगर होगा 1 मोल ऑफ Ag का। अब ये बोला गया है कि इस पार्टिकुलर 1 फैराडे को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया कि अगर मुझे ऑक्सीजन डिपॉजिट कराना हो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट। अब देखो आपके सिंपल सा अगर रिएक्शन में लिखूं, क्या रिएक्शन होगा 2H2, उसका अगर सेल रिएक्शन लिखा जाए 2H2 क्या होगा इस केस में 4H प्लस दैट इज गोइंग टू जनरेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल along with 4 इलेक्ट्रॉन। यानी अब देखो सिंपल सा केस क्या है कि अगर मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जनरेट कराना तो कितना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेगा, 4 फैराडे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करूंगा तब 1 मोल ऑफ O2 जनरेट होगा। लेकिन क्या बोला गया है कि सेम इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है एज अ प्रीवियसली जो हम लोगों ने किया है, तो 1 फैराडे अगर यूज किया जाए तो कितना होगा 1/4 मोल ऑफ O2, ये होगा 1/4 मोल ऑफ O2। अब आप केस देखो क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम, हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया नो डाउट, लेकिन हम लोग को पता करना है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड आफ्टर दिस रिएक्शन। तो क्या होगा 1/4 मोल किसके इक्विवेलेंट होगा, तो हम लोगों ने कंडीशन कौन सा लिया हुआ है 273 केल्विन एंड 1 बार। ये कौन सा कंडीशन होता है, ये 1 बार दिया जाता है एसटीपी का कंडीशन। एसटीपी के कंडीशन में 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 22.7 लीटर। ध्यान रहे 22.4 लीटर एसटीपी पे नहीं होता है, वो हम लोग कंसीडर करते हैं 273 डिग्री केल्विन एंड 1 एटीएम। यहाँ पे 1 बार दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 22.7 लीटर आपका जो है वॉल्यूम होगा। अब 1 मोल का ये हुआ, 1/4 मोल का सिंपली आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 22.7 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू दे देगा आपको 5.675 इज लीटर। दैट इज आवर करेक्ट आंसर।